एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों का सामाजिक दिन का जो पेपर हुआ था उसकी मैं आप लोगों को पेपर के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराने वाली हूँ और जल्दी से देखिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, तो जो आपका सोशल साइंस का पेपर है इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न तो आपके इजी थे, लेकिन आपका यानी कि अति लघु और लघु तो आपका पढ़ा हुआ ही आया था, लेकिन आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके जनरल नॉलेज से रिलेटेड थे। तो थोड़ा कुछ लोगों का हो सकता है भाई सभी बहुत लोगों को आता भी हो और बहुत लोगों को हो सकता है भाई डाउट भी हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप लोगों ने क्या सही किया। चलिए आप चेक कर लीजिए। तो 42वां संविधान संशोधन किया गया था, कब किया गया था? 1976 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, न्याय पंचालय का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ है। जो न्याय पंचायत का कार्यकाल जो होता है आपको पता है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, यानी कि 5 साल के बाद फिर से इसमें बदलाव आता है तो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन जो आपका है वो ये है कि वर्तमान के भारत में CAG कौन है? ठीक है, तो वर्तमान के भारत में जो CAG है वो हमारे जो है मतलब गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। ठीक है, केवल गिरीश चंद्र नहीं है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपका है वो ये है कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है, ये शब्द किसने कहा था? तो ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है आपका, सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ है? तो वैसे तो आपका 14वीं सदी में बताया गया है, लेकिन यहाँ पर 15वीं है 13वीं है, तो यहाँ पर हमें कन्फ्यूज़न है। आप लोग बताइए 13वीं 14वीं सदी में हुआ था, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 13वीं 14वीं सदी या फिर 15वीं सदी, तो 13वीं सदी या 15वीं सदी में कुछ भी हो सकता है। आपने क्या लगाया आप इस पर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अच्छा लोहा माना जाता है, तो सबसे अच्छा लोहा जो है वो मैग्नेटाइट माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है? मैग्नेटाइट माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के 9 रत्नों में से कौन नहीं शामिल था? आपको मैंने अकबर के 9 रत्न पढ़ाए थे, तो अब्दुल फजल भी थे, तानसेन भी थे, ठीक है, फैजी भी थे, लेकिन रैदास नहीं थे। अगला क्वेश्चन है आपका, अलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही ससुर की हत्या कर यानी जलालुद्दीन की हत्या करके ये क्या बना? दूसरा शासक बना। ठीक है, इसने अपने ही ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके ये सत्ता का शासक बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, जौहर प्रथा प्रचलित थी, तो आपको पता है जौहर प्रथा जो है ये राजस्थान के राजपूत वंश में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा का नियमन कौन करता है? तो आपको पता है RBI जो होता है वो मुद्रा का नियमन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है SIDBI, ठीक है, यानी सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हमारा लखनऊ में है। ठीक है, अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है? तो आपको पता है अजंता की गुफाओं की संख्या 30 है। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले भारत में आने वाला चीनी यात्री, तो आपको पता है चीनी यात्री यहाँ पर पूछा गया है। सबसे पहले भारत में आने वाला चीनी यात्री कहा गया है, तो चीनी यात्री आपका वेन सॉन्ग था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मौसिनराम है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है? और आपको पता है 8 मिनट 3 सेकंड लगाता है, और ये कल आपकी साइंस के भी पेपर में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो आपको पता है इल्तुतमिश ने क्या किया था? गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुप्त काल के किन्हीं 2 शासकों के नाम, तो कौन शासक थे? आपका चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, समुद्रगुप्त है, श्रीगुप्त हैं। ठीक है, कोई भी आप लिख सकते थे। चट्टान कितने प्रकार की होती हैं? चट्टान या शैल आप एक ही बात कह सकते हैं, तो 3 प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टान। पृथ्वी की आकृति कैसी है? आपको पता है पृथ्वी की आकृति कैसी है? गोल है। नेक्स्ट है, बेसाल्ट किस चट्टान का उदाहरण है? मैंने आपको जब आग्नेय शैल और चट्टान के बारे में पढ़ाया था तब वहीं पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताई थी, और मैंने महामैराथन क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके ये सारे के सारे क्वेश्चन महामैराथन क्लास से आए हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ जितने भी आपके हिंदी और इंग्लिश के महामैराथन क्लास है उनको बिल्कुल भी छोड़िएगा मत। ठीक है, तो बेसाल्ट किस चट्टान का उदाहरण है? तो ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, ये आग्नेय शैल का उदाहरण है। नेक्स्ट है, मूल कर्तव्यों की संख्या आपको पता है 11 मूल कर्तव्य हैं, और मैंने आपको उसको बताया भी था कि कौन कौन से हैं। फिर क्या है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? आपको पता है चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। दुग्ध क्रांति के जनक कौन थे? तो वर्गीज कुरियन जो है ये दुग्ध क्रांति के जनक है, और इनको श्वेत क्रांति के भी जनक माना जाता है। सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, जब क्या होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण आपका क्या होता है? कब होता है? ये अमावस्या की रात में
या अमावस्या के दिन। मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? तो मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं, जल्दी से बताइए। यानी कि वे अधिकार जो मानव जाति की उन्नति के लिए मूलभूत हैं, यानी जो मानव जाति के लिए बने हुए हैं, वो क्या है? मौलिक अधिकार हैं। मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? तो भूमि की जो ऊपरी सतह होती है, जहाँ पर पानी या हवा के कारण क्या होता है, एक जगह से जो है दूसरी जगह हमारी जो मृदा है वो चली जाती है, ठीक है, तो इसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। इससे मृदा का क्या होता है? नुकसान होता है। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? आपने पढ़ा है कौटिल्य की, ठीक है, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं। फिर क्या है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? तो भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था वो अक्टूबर में, यानी अक्टूबर 1962 में हुआ था, ठीक है। फिर क्या? जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो किसी स्थान का मौसम उस स्थान के तापमान या आर्द्रता या फिर दिशा या प्रवाह या वायु दाब या वर्षा या सूर्य के प्रकाश की लंबी अवधि को जो बताती है, लंबे समय की औसतीकरण को हम क्या कहते हैं? उस स्थान की जलवायु कहते हैं। आई होप कि मेरे जितने भी प्रशिक्षु हैं उन्होंने बहुत अच्छे से सारे प्रश्न कर लिए होंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं। तो जल्दी जल्दी से आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या आपने प्रश्न कर लिए हैं और क्या क्या आपके प्रश्न सही हैं, क्या गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न है अच्छे नागरिक के 4 गुणों का वर्णन कीजिए। तो अच्छे नागरिक क्या होते हैं? अच्छे नागरिक वे होते हैं जो देश को बहुत समृद्ध और खुशहाल बनाते हैं, ठीक है, अपनी भूमिका अच्छे से निभाते हैं। और क्या होता है? और जो क्या होते हैं, जो कभी ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे देश व उनके जो नागरिक होते हैं उनको दुख पहुंचे, है ना, लोगों को दुख पहुंचाएं, है ना, लोगों की क्या करते हैं? लोगों की रक्षा करते हैं, ठीक है। एक अच्छा नागरिक अपना और अपने देशवासियों का भला भी सोचता है ना। तो यही सारी आपने बातें लिख दी होंगी। अपनी सभी जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभाता है ना। तो सारी चीज़ें आपने बना के तो लिखी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनों से होने वाले लाभ। तो बताइए जल्दी से कि वन से कौन से लाभ होते हैं? तो वनों से होने वाले लाभ क्या होते हैं? वनों से हमारे ये लाभ होता है कि जो वर्षा समय पर होती है। जब हम वन लगाते हैं तो हमारी वर्षा समय पर होती है। मिट्टी का कटाव भी रोक सकती है। प्रदूषण की मात्रा को भी घटाता है। हमारे वन जो होते हैं प्रदूषण की मात्रा को घटाते हैं। बाढ़ नहीं आती है इनसे, है ना, ठीक है। और ये क्या करते हैं? हमें हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। वन क्या करते हैं? हमारी ज़रूरतों को, जैसे कि लकड़ी, कागज़, फर्नीचर, दवाइयाँ, ये सब किससे बनती? वन से बनती हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मुद्रास्फीति, है ना। मैंने आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाया भी था, मुद्रास्फीति के बारे में। तो ये होता क्या है? क्या होता है? जब मांग और आपूर्ति में क्या होता है, जब जैसे मान लो कोई मांग कर रहा है और आपूर्ति में असंतुलन पैदा हो, ठीक है, यानी कि मांग, मैंने आपसे क्या कहा था, जब किसी भी चीज़ की मांग ज़्यादा हो, किसी भी वस्तु की मांग ज़्यादा हो लेकिन वो वस्तु कम हो, और वस्तु जब कम होगी तभी तो मांग ज़्यादा होगी। सेम वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने वहाँ पर समझाया था कि जब किसी वस्तु की मांग ज़्यादा होगी और वो वस्तु कम होगी, ठीक है, यानी उन दोनों में असंतुलन पैदा होता है, तो वो उस वस्तु की सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। यानी उन वस्तुओं की, उन सेवाओं की कीमतें क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। तो कीमतों में इस वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन है हमारा? अच्छा, मुद्रास्फीति हो गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा उदारीकरण, ठीक है। उदारीकरण के विषय में प्रकाश। देखिए उदारीकरण क्या होता है? उदारीकरण का मतलब होता है ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना, ठीक है, जिनमें आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले, वो हमारा क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है अपरदन को परिभाषित कीजिए। हमने आपको बहुत अच्छी और आपको एक चित्र के अनुसार बताया था कि अपरदन क्या होता है। वो प्राकृतिक प्रक्रिया है अपरदन, जिसमें चट्टानों का विखंडन होता है, यानी चट्टान हमारे टूटते हैं और परिणाम स्वरूप क्या होता है? निकले ढीले पदार्थों का जल या पवन या हिम, ये सभी प्रक्रमों को द्वारा स्थानांतरण होता है। यानी अपरदन की जो प्रक्रिया होती है इसमें वायु, जल और हिमनद और सागरी लहरें पाई जाती हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण, मैंने आपसे कहा था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। तो महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का वर्णन कीजिए। तो महमूद गजनवी ने क्या किया था? महमूद गजनवी ने आक्रमण का, इसका जो प्रमुख उद्देश्य था मैंने आपको बताया था, इसका उद्देश्य क्या था? भारत से धन लूटना था। बताया था ना आपको, ये सिर्फ भारत में धन लूटने आया था। और इसने क्या किया था? महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक इसने क्या किया था? 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत में कितनी बार आक्रमण किया था? कुल 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। और क्यों किया था? उसने आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था भारत की संपत्ति को लूटना, है ना, भारत की संपत्ति को लूटना उसका काम था, इसलिए उसने 17 बार भारत में आक्रमण किया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था? संविधान की विशेषताएं बताइए। तो संविधान की क्या विशेषता होती है? जल्दी से बताइए। संविधान की
क्या विशेषता होती, तो आपको पता है संविधान क्या होता है। संविधान जो होता है हमारा संविधान कठोर और लचीला दोनों तरीके का होता है। मैंने आपको पढ़ाया था ना कि हमारा संविधान क्या होता है, हमारा संविधान जो है वो कठोर और लचीला होता है। सबसे लंबा और लिखित संविधान हमारे भारत का संविधान जो है सबसे लंबा और लिखित संविधान है। और इसकी क्या विशेषताएं बताई थी, ये बताया था कि ये अलग अलग स्रोतों से लिया गया संविधान है, ठीक है। और हमने आपको बताया था कि ये सरकार का संसदीय स्वरूप होता है, ठीक है, और संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण भी होता है। तो ये सारी विशेषताएं इसकी होती हैं, ठीक है। चलिए अलग क्वेश्चन है आपका, बजट क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, बजट क्या है, अलग क्वेश्चन कह रही हूँ अगला क्वेश्चन। तो देखिए बजट क्या होता है, जिसमें हम आमतौर पर एक साल की अवधि के लिए जो राजस्व और व्यय का पूरा अनुमान करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि एक व्यापार का जो कार्य योजना जो होती है, जो सरकार द्वारा निर्धारित जो है क्या बोलते हैं निर्धारित और नीतिगत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है, प्राप्ति के लिए इसके लिए दिशा जो प्रदान की जाती है उसे हम बजट कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल के क्या है, गुप्त काल के पतन, है ना, हाँ बहुत सही। क्या है, गुप्त काल के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो गुप्त काल के पतन क्या थे, तो गुप्त काल का बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके समझाया था कि गुप्त साम्राज्य के पतन का जो तत्कालिक कारण ये था कि जो स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त के बाद शासन करने वाले राजाओं में योग्यता और कुशलता का अभाव रह गया। यानी जो हमारा स्कंदगुप्त था उसके बाद जो भी राजा आए तो वहाँ पर योग्यता और कुशलता का अभाव हो गया। तो गुप्त वंश के जो शुरू में जो नरेश बहुत अत्यंत योग और शक्तिशाली थे, तो स्कंदगुप्त जो थे एक वीर और पराक्रमी योद्धा थे जिसने पुष्यमित्र और हूर जैसे भयानक शत्रुओं को क्या कर दिया, परास्त कर दिया, ठीक है। तो गुप्त काल का ये क्या था, इनका जो मेन उद्देश्य था, ये कारण का जो पतन था वो यही था कि इनमें बहुत योग्य राजा नहीं रह गए थे, कुशलता भी नहीं रह गई थी, कुशलता का अभाव था, जिसकी वजह से गुप्त काल का पतन हुआ। लास्ट आपका क्वेश्चन है कि गुप्त काल को क्या कहते हैं, स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। ये 2019 में आपके पेपर में आया था, 2019 के, ठीक है, याद रखिएगा। तो गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि विज्ञान, शिक्षा, कला, मैंने बताया था ना कि विज्ञान, शिक्षा, कला, स्थापत्य, संस्कृति, सम्राट, धार्मिक, आर्थिक, चिकित्सा, ज्योतिष जैसे बहुत सारे अनेक अभूतपूर्व उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चन कितने सही हैं आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा करके आए होंगे, ठीक है, बहुत अच्छे, मेरे प्रशिक्षु बहुत अच्छा करके आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो मैंने अपलोड कर दी, आपको पता है आपकी 6 बजे की जो क्लास है हिंदी की है, उसके बाद इंग्लिश की क्लास होगी। तो आप लोग फिर से मैं आप लोगों से बार बार यही कहूँगी कि आप लोग कुछ मत करिए, प्लेलिस्ट में जाइए और जो मैंने महामैराथन क्लास पढ़ाई प्लीज़ उसको पढ़ लीजिए। सारे क्वेश्चन महामैराथन से आ रहे हैं और कहीं से नहीं आ रहे। महामैराथन क्लास से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से पूछे जा रहे हैं। वहाँ पर महामैराथन का मतलब ये है, मैंने पूरा वहाँ पर सिलेबस आपको करा दिया था। हर एक क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे के सारे वहीं से आए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया है, ठीक है, सारे क्वेश्चन वहीं से आए हैं। तो आप जाकर महामैराथन क्लास को ही पढ़िए, चाहे वो इंग्लिश की हो चाहे वो हिंदी की हो, ठीक है। और महामैराथन क्लास में आपको क्या है, कल आपके 2 पेपर हैं, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, तो आपका क्या है वहाँ पर सारा कवर भी हो जाएगा, यानी कि सारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और कम टाइम में हो जाएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ है। मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि आप ये बात बताएं कि आपका पेपर कैसा हुआ है। तो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।